Good morning to all of you and welcome to our 12th history class. So land grants and new rural elites जिसका मतलब मैंने आपको कल बता दिया था भूमिदान और नए संप्रपात ग्रामीण. From the early centuries of the Common Era, we find grants of land being made, many of which were recorded in inscriptions. Some of these inscriptions were on stone, but most were on copper plates, figure 2.13, which were probably given as a record of the transaction to those who received the land. The records that have survived are generally about grants to religious institutions or to Brahmins. Most inscriptions were in Sanskrit in some cases, and especially for the 7th, from the 7th century onwards. Part of the inscription was in Sanskrit, while the rest was in local language such as Tamil or Telugu. Let us look at one such inscription closely. Now, you see the open page number figure 2.3, page number 40 तो आपने सबने खोल ही रखा है और figure 2.3 that is on page number 49. पेज नंबर 49 पे जो फिगर है 2.3, इस तरह के इंस्क्रिप्शंस जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह के इंस्क्रिप्शंस ये लैंड ग्रांट्स के इस तरह दिए जाते थे. जैसे कि आज आपको अगर कोई लैंड दी जाती है तो पेपर पे उसका सारा रिकॉर्ड होता है, तो इस तरह से कॉपर प्लेट्स के ऊपर इस तरह से दिए जाते थे मैक्सिमम, ज्यादातर. तो अब अपन देखते हैं इसको शुरू की सेंचुरीज में, यानी कि आरंभिक जो सेंचुरीज थी तब से ही क्या है, लैंड ग्रांट यानी कि भूमि दान. दान मीन्स दान करना और लैंड मीन्स भूमि. भूमि दान के प्रमाण मिलते हैं अपने को, लैंड ग्रांट्स के प्रमाण यानी कि एविडेंस अपने को मिलते हैं. इनमें से कई का वर्णन यानी कि कई का उल्लेख क्या है, कहाँ पे हो रखा है, इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ. कई का मतलब कई लैंड ग्रांट्स का जिक्र अपने को कहाँ पे मिलता है, अभिलेखों में या इंस्क्रिप्शंस के अंदर मिलता है. इनमें से कुछ इंस्क्रिप्शंस पत्थरों पर लिखे गए थे, कुछ इंस्क्रिप्शंस तो पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन ज्यादातर कॉपर प्लेट्स पर खुदे होते थे. जैसा अभी अपन ने फिगर में देखा, फिगर 2.13 के अंदर अपन ने जो देखा, ये कॉपर प्लेट्स पर खुदे हुए होते थे. ज्यादातर कॉपर प्लेट्स पर खुदे होते थे और जिन्हें लोग या उन लोगों को एक प्रमाण के रूप में दिया जाता था जो लैंड ग्रांट, जो जिनको जमीन दी जाती थी, उन लोगों को एक प्रमाण के रूप में कॉपर प्लेट्स के इंस्क्रिप्शंस दिए जाते थे कि फलाने फलाने को ये जमीन दी जा रही है. इस तरह से क्यों दी जा रही है, काय के लिए दी जा रही है, वो तो खैर अपने को नहीं मालूम, बट अपने को तो ये पता है कि भाई इस आदमी को ये लैंड दी गई है. तो ये कॉपर प्लेट्स पर लिख करके वो लोग अगर देते थे तो उन लोगों को इनके पास ये प्रमाण रहता था कि भाई हमारे को राजा ने ये जमीन हमारे को दी. और लैंड ग्रांट के जो एविडेंस मिले हैं वे साधारण तौर पर या तो धार्मिक संस्थाओं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को या ब्राह्मणों को दिए गए थे. ज्यादातर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को या ब्राह्मणों को दिए गए थे. ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो संस्कृत में थे, विशेषकर 7th सेंचुरी में के बाद के जो इंस्क्रिप्शंस अपने को मिलते हैं उसमें कुछ पार्ट तो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और कुछ तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में लिखा हुआ है. आइए अपन देखते हैं ऐसे एक अभिलेख को देखते हैं. ऐसे एक अभिलेख जो मिला है, ऐसे एक इंस्क्रिप्शन जो मिला है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं नीचे वाले पैराग्राफ में. फर्स्ट वाला पैराग्राफ आपको समझ में आ गया? तो अब अपन देखते हैं नीचे वाले को. एक इंस्क्रिप्शंस मिला है, उसके अंदर जो चीज मिली है वो देखते हैं.
Prabhavati Gupta was the daughter of one of the most important rulers in early Indian history, Chandragupta II, approximately 375 to 415 AD. She was married into another important ruling family, that of the Vakatas, who were powerful in the Deccan. See map 3. अब आप मैप 3 खोलिए और मैं आपको बताता हूं. That is on page number 43. खोल लिया. ये जो रीजन है जहां मैंने पेंसिल रख रखी है, ये वाकाटास का जो रूलर्स थे वो वाला रीजन है ये. और ये देख लीजिए, ये आप इस मैप को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये सारे आएंगे. अब जैसे वकाटाकास लिखा है, वकाटाकास जो थे कहां पे थे ये आपको पॉइंट आउट करने के लिए आ जाएगा, लेबल करने के लिए आ जाएगा. या सतवानास थे जिनके बारे में अपन ने पढ़ा है, चोलास, कुहार, शाकास जिनके बारे में अपन ने पढ़ा है, ठीक है, कुशानास जिनके बारे में अपन ने पढ़ा है. ये सारा ये मैप इंपॉर्टेंट है, ये आज तो आप टिक कर लीजिए इस मैप को. वैशाली, पाटलिपुत्र ये सब अपन ने पढ़ा है, गुप्तास, वाराणसी, ये सारी जो चीजें हैं, जो सारे पॉइंट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं. क्लियर? मार्क कर लीजिए इस मैप को. इसमें से कुछ भी चीज लोकेट एंड लेबल के लिए आ सकती है, बाकी और भी मैं आपको बता दूंगा मैप्स के बारे में. तो अपन थे that of the Vatakas who were powerful in the Deccan. Deccan means south. According to Sanskrit legal texts, women were not supposed to have independent access to resources such as land. However, the inscription indicated that Prabhavati had access to land which she these granted. This may have been because she was a queen, one of the few known from. बेटा नेटवर्क अभी मेरे यहां से तो क्लियर है विजय लक्ष्मी, मेरे यहां से तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है नेटवर्क में. May have been because she was a queen and her situation was therefore exceptional. It is also possible that the provisions of legal text were not uniformly implemented. Now here जो अपन को ये मिला है कि अपन फर्स्ट पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है उसके अंदर लिखा हुआ, आइए एक ऐसे अभिलेख पर ध्यान से विचार करें. तो ये अभिलेख क्या है देखते हैं. प्रभावती गुप्त जो कि अर्ली इंडिया की एक सबसे इंपॉर्टेंट रूलर चंद्रगुप्ता सेकंड, जो कि लगभग 375 से लेकर के 415 तक थे, उसकी पुत्री थी प्रभावती गुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकंड की डॉटर. और उसकी मैरिज डेक्कन के वाकाटाक परिवार में हुआ था, यानी कि साउथ का जो वाकाटाक परिवार था उसमें हुआ था. और ये जो वाकाटाक परिवार था ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली थी. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली थी, एक महत्वपूर्ण शासक परिवार था वाकाटाक. अब संस्कृत में जो धर्मशास्त्र लिखे हैं, संस्कृत के जो लीगल टेक्स्ट है, उनके अनुसार क्या था, जो महिलाएं होती हैं या वुमेन होती हैं, महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर इंडिपेंडेंट एक्सेस, यानी कि स्वतंत्र अधिकार नहीं था, इंडिपेंडेंट अधिकार नहीं था. यानी कि वुमेन्स को इन चीजों, जैसे अपन ने ये पढ़ा था अभी गृहपति के अंदर हेड कौन होता है, आदमी. तो वुमेन्स
ऐसा जैसे लैंड या और कोई दूसरी संपत्ति है उसके ऊपर स्वतंत्र अधिकार नहीं होता अकॉर्डिंग टू द संस्कृत लीगल टेक्स्ट। लेकिन एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, लेकिन एक इंस्क्रिप्शन मिला जिससे पता चलता है कि क्या क्या पता चलता है अपने को कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी। प्रभावती जो थी वो जमीन की मालिक थी या मालिकिन थी, और उसने दान भी किया और उसने लैंड ग्रांट भी की। इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि वह एक रानी थी, ठीक है। और रानी भी कौन सी थी? अगर अपन पुरानी रानियों में से देखें तो पुरानी रानियों में से सबसे एक जो जिसका नाम सबसे ज्यादा आता है या अपन उसको कह सकते हैं इतिहास हिस्ट्री का जो ज्ञान है उसमें से कुछ रानियों में से एक प्रभावती तो थी, इसलिए उनका ये उदाहरण एक एक्सेप्शन हो सकता है। हाँ, जानी मानी की। तो वैसे तो देखो संस्कृत लीगल टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है संपत्ति के ऊपर, चाहे वो भूमि हो चाहे वो कोई दूसरी हो। बट यहाँ पे क्या था, प्रभावती भूमि की स्वामी थी, उसने दान भी किया, और ये रानी होने की वजह से ये एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है। ये एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि वो संपत्ति की स्वामी थी, या ये भी संभव हो सकता है, हिस्टोरियंस ये भी कह रहे हैं कि यह भी संभव हो सकता है कि जो लीगल टेक्स्ट है कि जो लीगल टेक्स्ट हैं वो हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किए जाते। यानी कि जो लीगल टेक्स्ट थे उस समय संस्कृत में, जो राजा महाराजाओं या आम आदमी के लिए जो लीगल टेक्स्ट लिखे हुए थे, धर्मशास्त्र जो लिखे हुए थे, वो सब जगह पे एक तरह से एक समान लागू ना हो सकता है। प्रभावती का जो रीजन था वहां पे इन लीगल टेक्स्ट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हो कि महिलाओं का ऐसा अधिकार है या नहीं, ये भी संभव हो सकता है। दूसरी तरफ ये एक्सेप्शनल केस हो सकता है क्योंकि वो रानी थी। क्लियर, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ओके, चलें आगे। नाउ in next, as we move ahead, the inscription also gives us an idea about rural populations. These included Brahmins and peasants, as well as others who were expected to provide a range of produce to the king or his representatives. And according to the inscription, they would have to obey the new lord of the village and perhaps pay him all these dues. तो अब इंस्क्रिप्शन से हमें और भी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शन से हमें जो गांव के रहने वाले लोग थे, जो ग्रामीण प्रजा थी, उसके बारे में भी पता चलता है। इनमें ब्राह्मण, किसान और अन्य प्रकार की क्लास के लोग शामिल थे, यानी कि और दूसरे वर्ग के लोग भी शामिल थे। ब्राह्मण, किसान तो थे और दूसरे भी जो लोग थे वो भी शामिल थे, जो रूलर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। जो शासक को और शासक के जो प्रतिनिधि होते थे उनको कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान किया करते थे, दिया करते थे। इंस्क्रिप्शन के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। अगर गांव के अंदर अगर कोई नया प्रधान बनाया, नया मुख्य बनाया, न्यू हेड बनाया या चीफ बनाया, तो उसकी आज्ञाओं का इन लोगों को पालन करना पड़ता था, और अपने भुगतान यानी कि जो भी टैक्स वगैरह जो भी भुगतान देने होते थे वो उसे ही देने पड़ते थे। तो अब डायरेक्ट रूलर को तो दे नहीं सकते, राजा के पास जाकर के तो दान जो भी इनको टैक्स है वो तो जमा करा नहीं सकते। तो राजा क्या करता था? राजा इसीलिए क्या करता था, या तो सामंत युक्त कर देता था या प्रधान युक्त कर देता था, जो कि इन लोगों से टैक्स
लेते थे, ये लोग उनको टैक्स देते थे और वो टैक्स वो आगे राजा तक पहुंचवा दिया गया। क्लियर हो गया ये पैराग्राफ? कोई क्वेश्चन? क्लियर अनुष्का? एनीबडी? एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम? ठीक है। Land grants such as this one have been found in several parts of the country. There were regional variations in the sizes of land donated, ranging from small plots to vast stretches of uncultivated land, and the rights given to donees, the recipients of the grant. The impact of land grants is a subject of heated debate among historians. Some feel that land grants were part of a strategy adopted by ruling lineages to extend agriculture to new areas. Others suggest that land grants were indication of weakening political power as kings were losing control over their samantas. They tried to win allies by making grants of land. They also feel that kings tried to project themselves as supermen, as we saw in the provision as in the previous section. Because they were losing control, they wanted to present at least a facade of power. Now, इस प्रकार के भूमिदान के अभिलेख यानी कि भूमिदान के इंस्क्रिप्शंस देश के कई हिस्सों से मिले हैं या प्राप्त हुए हैं। अब एरियाज के अंदर यानी कि क्षेत्रों में जो दान दी गई भूमि है उसके जो मेजरमेंट है उसमें बहुत डिफरेंसेस है। कहीं कहीं तो छोटे छोटे प्लॉट्स दिए गए हैं, तो कहीं कहीं बड़े बड़े वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड दिए गए हैं, यानी कि बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए। कहीं पे तो छोटे छोटे प्लॉट दान में दिए गए हैं, कहीं पे बड़े बड़े प्लॉट्स बड़े बड़े लैंड्स दान में दे दिए गए। यानी कि कोई इक्वल मेजरमेंट से नहीं दिया गया कि भाई इतना प्लॉट है इतना ही दान में देना पड़ेगा, इतना प्लॉट इतनी इतनी जमीन ही दान में देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों को तो बड़े बड़े लैंड दान में मिल गए, कुछ को छोटे छोटे प्लॉट्स दान में मिल गए। साथ ही जो लैंड ग्रांट्स जो करते थे यानी कि जो लोगों को ये जमीनें दी जाती थी वो क्या वो लोगों को के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन करते थे। अब उन जब जैसे मैंने आपको लैंड दी, एक बहुत बड़ा लैंड का पीस दे दिया मैंने आपको, तो आप जो अधिकार मेरे उस लैंड के ऊपर थे, अब वो लैंड आपकी होगी। तो अब जब वो लैंड आपकी होगी तो नेचुरली कि जो राइट्स हैं, जो हक है, जो मेरा अधिकार है उसके अंदर चेंजेस आएंगे। अब उस लैंड के ऊपर किसका अधिकार? ज्यादातर आपका ही अधिकार चलेगा, जो जमीन मैंने आपको दी। आज अपने सबके अलग अलग घर है, अपनी अपनी है, तो सबके घर में क्या अपने अपने फादर के अधिकार चलते हैं या मदर के चलते हैं या दादाजी के चलते हैं या दादी जी के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अधिकार में। पड़ोस के घर में दूसरे का चलेगा, उसके पड़ोस में दूसरे का चलेगा। अपने गवर्नमेंट जो रूल करती है, अपन गवर्नमेंट के लॉज थोड़ी लगा देते हैं घर के अंदर कानून, या किसी राजा का कानून थोड़ी अपन घर में लगा देते हैं, अपन अपने हिसाब से चलते हैं। समझ में आया? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। और जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस के अंदर ये जो भूमिदान का जो टॉपिक है ये बहुत एक तरह से अपन ये सोच सकते हैं एक बहुत हॉट टॉपिक है डिबेट का, यानी कि वाद विवाद का एक बहुत हॉट टॉपिक है। सब दो हिस्टोरियंस के अंदर अलग अलग क्या है, अलग अलग व्यूज हैं। तो ये टॉपिक क्या है, बहुत गर्म टॉपिक है जिसके ऊपर वाद विवाद अक्सर होता रहता है हिस्टोरियंस के अंदर और चलता भी रहता है। अब देखिए, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो लैंड ग्रांट है वो जो लाइनेजेस है यानी कि शासक वंश है, शासक वंश मीन्स हेरिडिटरी, मैं राजा, मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, लाइनेज इसको बोलते हैं या हेरिडिटरी जिसको बोलते हैं। तो कई हिस्टोरियंस का ये मानना है कि भूमिदान
शासक वंश यानी कि लाइनेजेस के द्वारा एग्रीकल्चर को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, एक पॉलिसी थी कि लैंड को एग्रीकल्चर करने में काम में देने के लिए, कि हम लैंड देंगे दूसरे को तो वो उसको एग्रीकल्चर के काम में यूज में लेगा और उससे प्रोडक्शन होगा। ठीक है। जबकि कुछ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि जो लैंड ग्रांट से जो रूलर्स वीक हो गए थे वो क्या करते थे, लैंड ग्रांट किया करते थे। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने लैंड ग्रांट की किसको? सामंतों को। अपन ने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि सामंत से कभी कभी राजा भी बन जाते थे, इतने पावरफुल हो गए। तो कई राजा कहते हैं सामंतों के डर के मारे कमजोर पड़ गए थे। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो क्या करते थे, अपने आप को या लोगों को अपनी तरफ करने के लिए जमीनों का दान करते थे, कि जिससे कि वो शक्तिशाली वापस से हो। क्योंकि सामंतों ने तो क्या, उनके जो सामंतों को जैसे कोई गांव दे दिया किसी सामंत को, तो वो तो वहां का चीफ बन बैठा, वहां का राजा बन बैठा। अब उसने अपनी खुद की अपनी आर्मी बना ली, सब कुछ, और राजा के खिलाफ वो तैयार हो गया। तो इस कारण से क्या, राजा के अपने आप को वीक समझने लगे, और जब वो वीक समझने लगे, अपने आप को दुर्बल कमजोर समझने लगे, तो उन्होंने ये रणनीति अपनाई कि क्यों ना अपन लोगों को, ऐसे लोगों को जमीन दान में दे जिनका प्रभाव समाज में, और जब किसी व्यक्ति का समाज में प्रभाव होगा तो वो किसी भी व्यक्ति को शक्तिशाली बना सकता है। तो राजा ने जो वीक और किंग हो गए थे, उन्होंने ये पॉलिसी अपनाना शुरू किया। और दूसरी तरफ क्या था, वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। एटलीस्ट फैकेट का मतलब होता है आडंबर, यानी कि बहुत, कि भाई मैं बहुत शक्तिशाली। दूसरी तरफ राजा क्या दिखाना चाहते थे, जमीन दान दे करके, कि देखो मेरे पास कितनी पावर है, मैं कितना शक्तिशाली हूं, मेरे पास कितनी शक्ति है। ये सारी चीजें इस पैराग्राफ में थी। समझ में आ गया? क्लियर? गॉट इट? एनी क्वेश्चन?